आज हमारे सामने एक एक पहेली है। एक फूल है हेलेबोरस नाइजर, जिसे क्रिसमस रोज भी कहते हैं। हाँ, क्रिसमस रोज। अब नाम सुनकर तो लगता है कि भाई कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत कोमल सी बात होगी। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। बहुत अलग। ये किसी फूल का नहीं, बल्कि एक बहुत ही गंभीर और उलझे हुए मेडिकल संकट का नक्शा लगता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये क्रिसमस रोज जैसा प्यारा नाम एक इतनी अंधेरी तस्वीर से कैसे जुड़ गया। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम इन स्रोतों की मदद से एक पूरी तस्वीर बनाएंगे, जैसे किसी किरदार का बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हों। हम देखेंगे कि कैसे एक मानसिक स्थिति, दिमाग की परेशानियां और कुछ बहुत ही अजीब शारीरिक लक्षण सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर चीजें तो मन से ही शुरू होती हैं। हाँ। स्रोत में गहरी उदासी, निराशा और एक खामोश पीड़ा का जिक्र है। ये सिर्फ सैड फील करने जैसा नहीं है, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, अपने ही अंदर सिमट कर रह जाता है। अच्छा। और स्रोत में खास बात का जिक्र है कि ये स्थिति अक्सर युवा लड़कियों में देखी जाती है, खासकर जब उनके मासिक धर्म मतलब पीरियड्स में कोई गड़बड़ी आती है। तो एक हार्मोनल कनेक्शन का भी इशारा है इसमें। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे बहुत अजीब लगी, हाँ, कि सांत्वना देने से। हाँ, स्रोत कहता है कि ऐसे इंसान को सांत्वना देने की कोशिश करो तो उसकी हालत और बिगड़ जाती है। वो बस अकेला रहना चाहता है। आमतौर पर तो दुखी इंसान को सहारा चाहिए होता है, यहाँ उल्टा क्यों है? ये एक बहुत बड़ा सुराग है। ये दिखाता है कि तकलीफ इतनी ज्यादा अंदरूनी है कि बाहर से कोई भी कोशिश एक दखलंदाजी जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे इंसान ने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है और वो किसी को अंदर नहीं आने देना चाहता। वो चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी अंदरूनी शांति भंग हो रही है। ठीक है, तो एक तरफ गहरी निराशा और दूसरी तरफ चिड़चिड़ापन। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। हाँ। स्रोत में शब्द इस्तेमाल हुए हैं अचेत, मूर्ख, पूछे जाने पर धीरे धीरे जवाब देना, यहाँ तक कि तीव्र मूर्खता की तस्वीर जैसी लाइन भी लिखी है। ये उदासी से मूर्खता तक का सफर, ये तो बहुत बड़ा जंप है। और यही हमारी पहेली का पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। ये सिर्फ एक मूड की प्रॉब्लम नहीं है, ये इस बात का पहला संकेत है कि दिमाग का जो हार्डवेयर है वो फेल हो रहा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर धीरे धीरे काम करना बंद कर दे तो स्क्रीन पर दिखने वाला सॉफ्टवेयर भी हैंग हो जाएगा, है ना? सही है। तो ये जो मानसिक सुस्ती है, जवाब न दे पाने की हालत है, वो असल में दिमाग के अंदर चल रही एक फिजिकल प्रॉब्लम का आईना है। तो ये उदासी सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि दिमाग के शटडाउन होने का एक वार्निंग साइन है। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो स्रोत में दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा है, इसके बारे में क्या बताया गया? अब हम पहेली के केंद्र में आ रहे हैं। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि इसका मुख्य असर दिमाग और नर्वस सिस्टम पर होता है। अच्छा। इसमें कई गंभीर बीमारियों का जिक्र है, जैसे मेनिंजाइटिस, जो दिमाग की परतों में सूजन आने को कहते हैं। फिर है हाइड्रोसेफेलिस, जिसे आम भाषा में दिमाग में पानी भरना कहा जाता है। और ये भी बताया गया है कि ये समस्याएं अक्सर किसी दूसरी बड़ी बीमारी के बाद शुरू होती हैं, जैसे स्कारलेट ज्वर के बाद या फिर बच्चों में दांत निकलते समय। स्कारलेट ज्वर तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना? तो एक इन्फेक्शन का असर सीधे दिमाग पर कैसे पहुंच जाता है? देखिए, ये स्रोत उस समय की बात कर रहा है जब एंटीबायोटिक्स आम नहीं थी। ठीक है, तब स्कारलेट ज्वर जैसी बीमारियां शरीर में भयानक इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन पैदा कर सकती थी, और ये सूजन कभी कभी खून के जरिए दिमाग तक पहुंच जाती थी और वहां मेनिंजाइटिस का रूप ले लेती थी। ओह, तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। बिल्कुल, एक चेन रिएक्शन। और इस दिमागी हालत के लक्षण क्या बताए गए हैं? क्योंकि मुझे लगता है यहाँ भी कुछ बहुत अजीब डिटेल्स होंगी। डिटेल्स बहुत ही सटीक और डरावनी है। जैसे खाली विचारहीन होकर घूरना, आंखें खुली रखना, रोशनी के प्रति असंवेदनशील होना। मतलब इंसान देख रहा है पर कुछ समझ नहीं रहा। बिल्कुल, उसका दिमाग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहा। पुतलियों का फैल जाना या कभी सिकुड़ना और कभी फैलना, ये सीधे सीधे बताता है कि दिमाग के अंदर दबाव बहुत बढ़ गया है। और स्रोत में एक फ्रेंच शब्द का जिक्र है, क्री-ऑन्सेफेलिक। इसका क्या मतलब है? हाँ, क्री-ऑन्सेफेलिक, ये एक बहुत ही खास लक्षण है।
इसका मतलब है दिमाग की चीख। दिमाग की चीख? हाँ, ये कोई आम रोना या चिल्लाना नहीं है। ये एक बहुत तेज, तीखी, कान फाड़ देने वाली चीख होती है जो अचानक निकलती है। जो भी डॉक्टर या नर्स इसे एक बार सुन लेता है वो इसे जिंदगी भर नहीं भूलता। बाप रे। ये इस बात का पक्का संकेत है कि दिमाग के अंदर असहनीय दर्द या दबाव है। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं, ये एक अलार्म है। ये सुनने में ही भयानक है। और शारीरिक हरकतों के बारे में भी कुछ बहुत अजीब लिखा है। एक हाथ और एक पैर की स्वचालित गति। 1 मिनट, इसका क्या मतलब है? क्या शरीर का आधा हिस्सा अपने आप चल रहा है? बिल्कुल वैसा ही। ऐसा लगता है जैसे दिमाग का कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह गड़बड़ा गया है। सिग्नल सही जगह नहीं पहुंच रहे। शरीर का एक हिस्सा बिना किसी इरादे के अपने आप हरकत कर रहा है। यह दिमाग में एक बहुत ही खास तरह की गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। और फिर तापमान वाली बात, शरीर का बहुत ज्यादा ठंडा होना, सिवाय सिर या सिर के पिछले हिस्से के जो गर्म हो सकता है। ये तो किसी जासूसी कहानी के सुराग जैसा लगता है। एक ही शरीर में 2 अलग-अलग तापमान। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग है। सिर का गर्म होना बताता है कि दिमाग में जबरदस्त सूजन और इन्फ्लेमेशन चल रही है। खून का दौरा वहां बहुत तेज है। अच्छा। और बाकी शरीर का ठंडा पड़ना इस बात का संकेत है कि शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो रहा है। दिल ठीक से खून को पंप नहीं कर पा रहा, इसलिए हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। मतलब दिमाग में आग लगी है और बाकी शरीर जम रहा है। एक तरह से हाँ। और बेहोशी में होने वाली हरकतों का क्या? जैसे सिर को तकिए में घुसेड़ना या चम्मच को काटना, लेकिन ठंडा पानी लालच से निगल जाना। इंसान बेहोश है पर उसका शरीर फिर भी कुछ कुछ कर रहा है। हाँ, और ये दिखाता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है और कौन सा नहीं। सिर को तकिए में घुसेड़ना एक बेचैनी दिखाता है जिसे इंसान बोलकर बता नहीं सकता। और पानी निकल जाना एक बहुत ही बुनियादी, मतलब जानवरों वाली प्रवृत्ति है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग का जो सोचने समझने वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से ऑफलाइन हो चुका है। ठीक है। सिर्फ सबसे पुराना जानवरों वाला हिस्सा यानी ब्रेन स्टेम जाग रहा है, जो बस सांस लेने, धड़कन चलाने और निगलने जैसे बेसिक काम करता है। वाह। इसीलिए व्यक्ति को होश नहीं है, पर प्यास लगने पर वो पानी निगल सकता है। वाह। तो हमने एक मन की हालत से शुरुआत की जो असल में दिमाग की एक फिजिकल बीमारी निकली, और अब ऐसा लग रहा है कि ये बीमारी पूरे शरीर पर कब्जा कर रही है। हाँ, स्रोत में पाचन और यूरिनरी सिस्टम के बारे में भी कुछ बहुत ही अजीब बातें लिखी हैं। हाँ। क्योंकि जब दिमाग, जो कि शरीर का कंट्रोल सेंटर है, जब वो काम करना बंद कर देता है तो बाकी सारे सिस्टम भी एक एक करके ठप पड़ने लगते हैं। जैसे कि दस्त के बारे में जो लिखा है वो अविश्वसनीय रूप से अजीब है। स्रोत में सिर्फ दस्त नहीं लिखा, बल्कि उसका पूरा हुलिया बताया गया है। पानी जैसा साफ चिपचिपा रंगहीन बलगम, सफेद जेली जैसा बलगम, मेंढक के अंडे जैसा। हाँ, सच में मेंढक के अंडे जैसा। मैंने ऐसा विवरण कभी नहीं सुना। और यही इन पुराने स्रोतों की खासियत है। आज के जमाने में शायद कोई डॉक्टर इतनी डिटेल में नहीं लिखेगा। सही बात है। लेकिन ये विवरण बहुत कीमती हैं। मेढक के अंडे जैसा एक ऐसी अनोखी तस्वीर है कि अगर किसी ने इसे एक बार देख लिया तो वो सीधे तौर पर इस खास बीमारी की हालत को पहचान सकता है। एक फिंगरप्रिंट जैसा? बिल्कुल, ये बीमारी का एक फिंगरप्रिंट जैसा है। यह सामान्य दस्त से बिल्कुल अलग है। और यही पैटर्न यूरिन के लक्षणों में भी दिखता है। स्रोत कहता है कि यूरिन लाल, काला, कम मात्रा में कॉफी के पाउडर जैसे तलछट के साथ होता है। कॉफी पाउडर जैसा तलछट, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि किडनी फेल हो रही हैं। ओह! ये जो कॉफी जैसा पाउडर है वो असल में टूटी हुई लाल रक्त कोशिका हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हो सकती हैं, जो किडनी से छनकर यूरिन में आ रही हैं। यह गुर्दे के गंभीर डैमेज का संकेत है। और यहाँ स्रोत इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता है। उसमें लिखा है कि यूरिन मस्तिष्क की समस्याओं और ड्रॉप्सी के दौरान दब सकता है, यानी रुक सकता है। हाँ, तो ये सीधा कनेक्शन है। दिमाग में प्रॉब्लम हुई और उसका असर सीधे किडनी पर पड़ा। बिल्कुल। और यहीं पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। दिमाग में सूजन की वजह से जो नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी हुई, उसने किडनी को काम करने का सिग्नल देना बंद कर दिया। अच्छा। किडनी ने यूरिन बनाना बंद कर दिया। और जब शरीर से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो शरीर के अंदर ही जमा होने लगेगा। और इसी को ड्रॉप्सी कहते हैं ना, शरीर में पानी भरना। जी। स्रोत में इसका भी जिक्र है, मस्तिष्क, छाती और पेट में पानी भरना, खासकर स्कारलेट ज्वर के बाद।
तो ये एक तरह का दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल बन गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिमाग में सूजन हुई, उससे किडनी फेल हुई, और किडनी फेल होने से शरीर में पानी भरने लगा, जिससे दिमाग पर दबाव और बढ़ गया। यही है, ये सिर्फ अलग-अलग लक्षणों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक कहानी है जो स्टेप बाय स्टेप बताती है कि शरीर कैसे ढहता है, एक इन्फेक्शन से शुरू होकर दिमाग की सूजन तक, फिर नर्वस सिस्टम का फेल होना, फिर किडनी का बंद होना और आखिर में पूरे शरीर का पानी से भर जाना। हर टुकड़ा दूसरे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। वाह! तो हमने क्रिसमस रोज जैसे खूबसूरत नाम से शुरुआत की थी और एक मेडिकल रहस्य को सुलझाते हुए एक पूरे शारीरिक और मानसिक पतन की कहानी तक पहुंच गए। गहरी उदासी और दिमागी सुस्ती से शुरू होकर मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर दिमागी बीमारी, और फिर मेंढक के अंडे जैसे दस्त और कॉफी पाउडर जैसे यूरिन तक। ये वाकई एक हैरत अंगेज सफर था। ये स्रोत एक बहुत ही डिटेल्ड, मल्टी सिस्टम तस्वीर पेश करता है। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि हर चीज आपस में कैसे जुड़ी है। सही है। कैसे मन की निराशा दिमाग की सूजन से जुड़ी है और वो आगे चलकर पेट और किडनी में बहुत ही अजीब लक्षणों के रूप में सामने आती है। ये एक गंभीर बीमारी का समग्र चित्रण है, जहां शरीर और मन को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है। ये सच में दिमाग खोल देने वाला था। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? स्रोत के आखिर में तुलना के लिए कुछ और दवाइयों के नाम दिए गए हैं। ये दिखाता है कि उस समय हर बीमारी की प्रोफाइल को कितनी गहराई से समझा जाता था। तो सवाल ये है, आज की दुनिया में जहां हमारे पास मेनिंजाइटिस या डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े लेबल हैं, क्या हम इन बारीक और व्यक्तिगत डिटेल्स को देखने से चूक रहे हैं? ये स्रोत सिर्फ एक बीमारी का वर्णन नहीं कर रहा, ये उस बीमारी के साथ एक इंसान के पूरे अनुभव का वर्णन कर रहा है। क्या यहाँ हमारे लिए कोई सबक है कि हम सिर्फ बीमारी के लेबल से आगे बढ़कर उसके अनूठे और व्यक्तिगत लक्षणों की कहानी को भी समझें?